friends, welcome back to my channel. Today we will be learning about restriction endonuclease. So beginning with this enzyme restriction endonuclease, this enzyme is a kind of cleaving enzymes और cleaving enzymes वो होते हैं जो DNA के मॉलिक्यूल्स को कट करते हैं. अब अगर हम बात कर रहे हैं क्लीविंग एंजाइम्स की, तो ये जान लेते हैं क्लीविंग एंजाइम्स दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस. तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, यानी कि इसको पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं, क्लीविंग एंजाइम्स. यानी क्लीविंग एंजाइम्स दो टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस. तो जो ये बेसिकली एक्सोन्यूक्लियस है, ये एक ट्रिमर के जैसे एक्ट करता है. ये ट्रिम करता है डीएनए सेगमेंट्स को. अगर ट्रिम करना है हमें, जैसे कि ये हमारा कोई डीएनए सेगमेंट है, डुअल स्टैंड 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम. तो ये कट करेगा यहाँ पे, यानी कि एजेस में. यहाँ से अगर डीएनए को एजेस से कट करना है, यानी आपको अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एक या दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हटाने हैं, डीएनए को शॉर्टन करना है, तो हम लोग एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स को यूज़ करेंगे. और एंडोन्यूक्लियस का क्या होता है, सबसे पहले स्टैंड बनाते हैं डीएनए का समझने के लिए. ये एक डुअल स्टैंड डीएनए है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. तो जो ये एंडोन्यूक्लियस है, ये कट करेगा समवेयर इन बिटवीन. ये डीएनए में कहीं बीच में कट करेगा. ये जो है, ये कटर के जैसे वर्क कर रहा है. अगर हमें मान लेते हैं डीएनए को कहीं से कट करना है, जहाँ पे हमें कोई दूसरा जीन जोड़ना है, आरडीटी में हम लोग यही सब पढ़ेंगे ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, डीएनए को काटा जोड़ा ये सब. तो अगर हमें किसी सर्टेन प्लेस से बीच से अगर डीएनए को क्लीव करना है, तो हम लोग एंडोन्यूक्लियस को यूज करेंगे. तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दिस एंजाइम इज अ काइंड ऑफ एंडोन्यूक्लियस, यानी कि ये डीएनए में समवेयर इन बिटवीन कट करेगा, एजेस पे या कॉर्नर्स पे नहीं कट करेगा. दिस एंजाइम विल वर्क ऑन अ समवेयर मिड इन अ डीएनए. चलिए, मतलब आपको एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में फर्क समझ में आ गया होगा. अब मान लेते हैं हमारे पास ये एक सर्कुलर डीएनए है. इस सर्कुलर डीएनए को हमें कट करवाना है. तो इस सर्कुलर डीएनए को क्लीव करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करें, एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस? हमें वक्त यहाँ पे लेना पड़ेगा काम के लिए एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो एक्सोन्यूक्लियस है, ये तो फ्री एंड्स पे वर्क कर रहा है ना, और सर्कुलर डीएनए में कोई फ्री एंड तो है नहीं, है ना. तो अगर सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, तो इस पे वर्क करेगा सिर्फ एंडोन्यूक्लियस. और एक्सोन्यूक्लियस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें कोई फ्री साइड नहीं है, नो फ्री एंड. एंड दिस एक्सोन्यूक्लियस वर्क्स ओनली ऑन फ्री एंड्स. तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको. तो चलिए, अब हम लोग देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अब बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को. तो यहाँ पे लिख लेते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बायोलॉजी में हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर. इट इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर.
ये स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट करता है। स्पेसिफिक साइट या पॉइंट पे वर्क करता है। अब ये अपनी स्पेसिफिक साइट या पॉइंट को पहचानता कैसे है? तो ये जो सीक्वेंस है, यानी कि ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करता है। यानी ये अपनी रिकॉग्नाइजिंग साइट का, यानी जो साइट पे इसे वर्क करना है उस साइट के सीक्वेंस को याद रखता है और उस सीक्वेंस पे ही वर्क करता है। ये साइट हो गई रिकॉग्नाइजेशन साइट। अब इसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी कौन सी? रिकॉग्नाइजेशन साइट इसकी मेन कैरेक्टर ये है कि यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जरूर होना चाहिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा और वहीं पे ही वर्क करेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड करें और राइट टू लेफ्ट रीड करें तो सेम होना चाहिए। ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका दिमाग में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी फर्दर एक्टिविटी और ये कैसे कहाँ किन मोमेंट्स में वर्क करता है उनको समझने के लिए ये कुछ पॉइंट्स याद होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये डीएनए को बीच से क्लीव करता है, यानी इट विल क्लीव द डीएनए इन समवेयर इन बिटवीन, यानी कि बीच में से डीएनए को कट करेगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे वर्क करता है। ये चीज़ और लिख लीजिए आप। ये जो होता है ये क्लीव करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है। उसके बाद ये साइट स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये अपनी जिस साइट पे इसे एक्ट करना है उस साइट को रिकॉग्नाइज करता है, यानी उस साइट के न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस हैं उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, फिर वहीं पे ये अपना एक्ट करता है। तो ये सब हमने देख लिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। अब हम देख लेते हैं बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वर्क कहाँ हुआ, डिस्कवर किसने किया, क्या फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो 3 साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया इस डिस्कवरी के लिए। स्मिथ, आर्बर एंड नाल्थन। These 3 peoples have discovered the restriction endonuclease enzyme. और जो फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था उसका नाम था HIND2। HIND2 था उसका नाम। और HIND2 को आइसोलेट किससे किया गया? हीमोफिलस से। हीमोफिलस पूरा नाम इसका इन्फ्लुएंजा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इस बैक्टीरिया से HIND2 को आइसोलेट किया गया और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे ये वर्क करता है सेल्स के अंदर। तो चलिए लेट्स टर्न द पेजेस। ये हमारा एक बैक्टीरिया है,
ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब इस बैक्टीरिया पे एक फेज आया, बैक्टीरियोफेज, और उसने अटैक किया। इस फेज के अंदर इसका अपना जेनेटिक मटेरियल था। जब इसने इस बैक्टीरिया पे अटैक किया तो इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो फेज का जेनेटिक मटेरियल है, इसका सोल फंक्शन यही है कि ये जाके बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये जो फेज का जेनेटिक मटेरियल है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को सिंथेसाइज करेगा तो वो सिंथेसाइज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसके डीएनए पे या जेनेटिक मटेरियल पे जाके एक्ट करेंगे और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्लीव कर देंगे और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डेड हो जाएगा। बेसिकली इसकी एक्टिविटी ऐसे ही होती है। फेज जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो ऐसे ही बैक्टीरिया की डेथ होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए, दिस फेज डीएनए आरएनए वॉट एवर विल प्रोड्यूस आरई। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिंथेसाइज कर रहा है, दिस सिंथेसाइज्ड आरई विल एक्ट ऑन दिस जेनेटिक मटेरियल। जब इसके बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल पे ये एक्ट करेंगे तो इसको क्लीव कर देंगे। लेकिन जब इसका इतना छोटा सा डीएनए आरई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को सिंथेसाइज कर रहा है तो बैक्टीरिया के अपने बचने के लिए नहीं सिंथेसाइज करेगा, बैक्टीरिया का जीनोम भी तो आरई सिंथेसाइज करेगा। तो चलिए पहले देखते हैं, ये जो इसने आरई प्रोड्यूस किया ये इस पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस आरई विल क्लीव बैक्टीरियल डीएनए। ये इसका सिंथेसाइज्ड आरई बैक्टीरियल डीएनए को क्लीव करेगा। अब इस एक्शन के अगेंस्ट बैक्टीरिया भी कुछ स्टेप्स लेगा। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया भी आरई सिंथेसाइज करेगा। ये आरई को सिंथेसाइज करेगा और उसके बाद क्या ट्राई करेगा, ये ट्राई करेगा कि जिस इन्विजिलेटर ने भी इसके बैक्टीरिया के अंदर अटैक किया है, जो भी फॉरेन मटेरियल है, ये उसको जाके क्लीव करे, है ना। इट विल ट्राई टू क्लीव इन्वेडर को क्लीव करने के लिए ये आरई जाएगा। अब इसने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस करे हैं उसका मान लेते हैं कोई रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, मान लेते हैं GATTC, ये सीक्वेंस ले लेते हैं GAATTC CTTAAG। मान लेते हैं कि ये इस सीक्वेंस को, ये आरई जो प्रोड्यूस कर रहा है ये इस सीक्वेंस पे वर्क करता है। तो इस सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी बैक्टीरिया के डीएनए में होने की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए फेज के डीएनए से मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि ये जो बैक्टीरिया आरई सिंथेसाइज कर रहा है इन्वेडर के डीएनए को क्लीव करने के लिए, पॉसिबिलिटी है कि वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना खुद का ही डीएनए क्लीव करने लग जाए। इस चीज़ की 100% पॉसिबिलिटी है कि ये आरई अपना खुद का ही डीएनए क्लीव करने लगेगा, क्योंकि ये जस्ट रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करता है। उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होने की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डीएनए बहुत ज़्यादा है साइज में और ये जो इन्वेडर का डीएनए है वो बहुत कम है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसे अपने ही डीएनए में ये सीक्वेंस ज़रूर मिलेगा। तो ये तो अपना ही डीएनए क्लीव कर देगा।
इससे इसने अपने आप को प्रोटेक्ट तो नहीं किया, अपने आप को ही किल कर लिया बैक्टीरिया ने, है ना। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये अपने आप को किल कर सकता है, दूसरा ये इसको भी किल कर सकता है। तो अब एक एक करके दोनों केसेस समझते हैं। केस 1, केस 1 में क्या हुआ, बैक्टीरिया ने आरई प्रोड्यूस किया। ये जो ब्लू पेन से लिख रही हूँ, ये बैक्टीरिया ने आरई प्रोड्यूस किया है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम उसकी बात कर रहे हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस फाइंड करेगा जहाँ पे ये वर्क कर सके, स्पेसिफिक साइट को सर्च करेगा। स्पेसिफिक साइट को सर्च करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये अपने ही डीएनए में इस साइट को फाइंड करेगा, है ना। तो इट विल क्लीव इट्स ओन डीएनए, ये अपने ही डीएनए को क्लीव करेगा। अगर ये अपने ही डीएनए को क्लीव कर रहा है तो ये एक तरीके का सुसाइडल एक्ट है। और बैक्टीरिया ये नहीं करना चाहेगा, है ना। ये सुसाइडल एक्ट बैक्टीरिया नहीं करना चाहेगा, बट पॉसिबिलिटी तो है ये चीज़ होने की। तो अब देखते हैं केस 2 क्या है, फिर हम देखेंगे कि ऐसा नहीं हो इसके लिए बैक्टीरिया क्या कर सकता है और क्या करता है बेसिकली। तो अब केस 2 देखते हैं। अब ये आरई और दूसरी क्या चीज़ कर सकता है। केस 2, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करे, अपने डीएनए को बचाने के लिए मॉडिफिकेशंस कर ले कुछ। मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट। ये अगर अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर ले तो ये नहीं कर पाएगा अपने आप को क्लीव। इट विल नॉट क्लीव इट्स ओन डीएनए, तब ये अपने डीएनए को नहीं मारेगा। एंड ये एक्ट सही है, ऐसा करा जा सकता है, बट ये अपने सीक्वेंस में मॉडिफिकेशंस करेगा कैसे। तो इसका एक तरीका है कि ये मिथाइलेशन कर ले। मिथाइलेशन क्या होता है, मिथाइलेशन मतलब ये होता है कि ये अपने जो इसका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, जो भी, जैसे कि ये इसका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, तो ये अपने जहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस के कुछ कुछ जगह पे मिथाइल को ऐड कर ले। अगर ये ए पे मिथाइल को ऐड कर लेगा, यहाँ पे एमी लगा दें अगर हम, तो ये सीक्वेंस बदल गया एमी की वजह से। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पे वर्क नहीं करेगा। अगर ये इस पे वर्क नहीं करेगा तो ये डीएनए सेफ हो जाएगा ना। अब इसमें जो इन्वेडर है इसमें तो मिथाइलेशन हुआ नहीं है, तो ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसे आराम से किल कर सकता है। तो ये दो तरीके हैं, ये दो ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया के पास जो ये कर सकता है। क्या है, एक है या तो ये मॉडिफिकेशन कर ले कुछ, दूसरा है या तो ये क्लीव कर ले, क्लीवेज, है ना। ये दो पाथवे हैं आरी के पास। अब आरी ऐसा नहीं है कि ये दोनों सी पाथवेज चूज कर सकता है, इसे कोई एक ही चूज करना पड़ेगा। अगर इसे अपना ही डीएनए क्लीव करना है तो ये मॉडिफिकेशंस क्यों करेगा, और अगर इसने मॉडिफिकेशंस कर लिए हैं तो ये अपना डीएनए क्लीव क्यों करेगा, है ना। तो दिस आरी विल चूज
ओनली वन पाथवे, ईदर मॉडिफिकेशन और क्लीवेज। कोई एक पाथवे चूज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्क करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। तो अब हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर। नेमिंग और नोमेनक्लेचर। नेमिंग और नोमेनक्लेचर कैसे होता है आरी का। तो पहले हम देखते हैं आरी, एक दो अगर नाम याद हो, जैसे कि मैम एचआई, सबसे एक बहुत कॉमन है इको आरआई, है ना। और भी हैं जैसे हिंद टू, अभी मैंने पढ़ाया। ये 3 नाम ले लिए। तो इसमें जो ये फर्स्ट बॉक्स है, एक मैं यहाँ बीच में नाम लिखती हूँ, उसी से समझा। ये जो फर्स्ट बॉक्स है, दिस रिप्रेजेंट्स द जीनस, ये जीनस को रिप्रेजेंट्स करता है। तो इकोलाई का जीनस क्या है, एस्टरेशिया है आई थिंक, ये एस्टरेशिया जीनस का है। तो इसके जीनस का नेम है एस्टरेशिया, और एस्टरेशिया का इनिशियल है ई, तो ई आ गया एस्टरेशिया से, ठीक है। और ये जो सी और ओ है, ये दो आए स्पीशीज से, 2 लेटर। स्पीशीज ई कोलाई की है कोलाई, स्पीशीज का नाम है कोलाई, लिख देते हैं इधर कोलाई। और ये जो आर और आई है, ये है स्टेन। एंड ये जो रोमन नंबर लिखा रहता है, दिस इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। तो ये है इसका नोमेनक्लेचर का पैटर्न। तो इसमें देखिए ये जो बी है, दिस रिप्रेजेंट्स जीनस, ए एम रिप्रेजेंट्स स्पीशीज, एंड दिस थिंग रिप्रेजेंट्स स्टेन। This represents genus, this represents species, and this represents stain. And here too, this is genus, this is species, and this is stain. तो nomenclature ऐसे ही होता है और सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें। अब हम देखेंगे types of restriction endonuclease। हम लोग टाइप देखेंगे। हमें 3 टाइप पढ़ने हैं। टाइप 1, टाइप 2 and third is type 3। जो टाइप 1 है, ये देखें, जैसे पहले मैंने यहाँ पे समझाया, आरी जो है या तो मॉडिफिकेशन करेगा या क्लीवेज करेगा, और ये जिस भी ऑप्शन को चूज करता है उसी अकॉर्डिंग ये 3 आरी हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के 3 टाइप हैं। तो जो टाइप 1 है, यानी ये जो टाइप 1 है, दिस टाइप 1, ये है डिस्टेंट कटर। सबसे पहली बात, जैसे कि ये हमारा डीएनए है, ये इसका रिकॉग्निशन साइट है,
इस साइट को ये रिकॉग्नाइज करेगा, यहाँ पे वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको ये रिकॉग्नाइज करके काम कर सकता है। तो ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसके बाद यानी कि अब 1000 न्यूक्लियोटाइड इस रिस्ट्रिक्शन साइट के 1000 न्यूक्लियोटाइड आगे जाके कट करेगा। ये डीएनए है, ये इसका रिस्ट्रिक्शन साइट है और इसके 1000 न्यूक्लियोटाइड आगे जाके ये यहाँ पे क्लीव करेगा, है ना। ये इसका टाइप ऑफ यानी रोल, इसका फंक्शन कुछ ऐसा है और इसको वर्क करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स एटीपी फॉर दिस क्लीविंग। एंड उसके बाद आता है टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है? ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये जो टाइप 2 है ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स से मतलब ये है कि ये क्लीविंग जो साइट है इसको रिकॉग्नाइज करेगा और वहीं पे ही आसपास कट करेगा और ये खुद के डीएनए को मिथाइलेशन भी कर सकता है। मतलब ये अपने डीएनए को मॉडिफाई करेगा और क्लीव भी करेगा। क्लीव करेगा मतलब फॉरेन इन्वेडर को, बट ये अपने डीएनए को मॉडिफाई भी कर सकता है। तो इसका ये रिकॉग्नाइजेशन साइट है, सीक्वेंस है और ये बिल्कुल यहीं पे ही, सेम यहीं पे ही, अगर ये इसकी साइट है तो ये यहीं पे ही क्लीव करेगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको ये करने के लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं है, यानी एनर्जी भी नहीं चाहिए इसको कट करने के लिए। और इसलिए इसी फीचर, इसी फंक्शन की वजह से टाइप जो सेकंड है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मोस्ट यूज्ड RE टाइप 2 ही है। टाइप 3, इसका जो क्लीविंग पैटर्न है ये बिल्कुल टाइप 1 के जैसा ही है। ये भी डिस्टेंट कटर है। ये भी डिस्टेंट कटर है। ये इसकी रिकॉग्निशन साइट है और ये थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा सा आगे यानी 26 न्यूक्लियोटाइड को छोड़ के 26 न्यूक्लियोटाइड के आगे कट करता है। बट ये और ये हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन साइट को तो पहचानना आसान है, उसके आगे हम 1000 न्यूक्लियोटाइड काउंट करें, 26 न्यूक्लियोटाइड्स काउंट करें, दैट इज़ अ काइंड ऑफ टफ पार्ट। तो हम टाइप 2 को ही कंसीडर करते हैं कि ये वहीं जहां हमारा सीक्वेंस है वहीं पे ही कट करेगा और इसमें एटीपी की ज़रूरत भी नहीं है। और ये जो टाइप 3 है इसे भी एटीपी चाहिए, इसे भी एटीपी चाहिए, तो हम लोग टाइप 2 को ही कंसीडर करते हैं। ये तो इनके क्लीविंग पैटर्न के हिसाब से इनका। तो अब देखते हैं एक और बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी कि वो किस साइट को, यानी इनके रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या है और इनकी क्लीविंग पैटर्न क्या है, इस पे डिपेंड करके एक और डिवीज़न है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, 3 टाइप के ही होते हैं। सबसे पहले आइसोसाइजोमर, उसके बाद नियो, आइसो और नियो के बाद आता है आइसो ये है कोडोमर्स। अब इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। आइसोसाइजोमर्स में इनका जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है वो सेम होगी, यानी दे विल हैव सेम रिकॉग्निशन साइट होगी एंड दे विल कट एट सेम पॉइंट।
अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे कि एक एंजाइम है SPH फर्स्ट और दूसरा एंजाइम है BHU फर्स्ट। इनका जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है वो दोनों का सेम है, CGTACNG। तो इनका जो ये कट कहाँ से करते हैं, ये C और G से कट करता है और ये भी यहीं से ही कट करता है। यानी इनकी रिकॉग्नाइजेशन साइट, यानी जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं वो भी सेम है, और ये लोग उसमें जहाँ पे कट करते हैं, जहाँ से उसे क्लीव करते हैं, वो प्लेस भी सेम है। अब आते हैं नियो पे। इनका क्या होता है, इनकी रिकॉग्नाइजेशन साइट तो सेम होती है, यानी सेम रिकॉग्नाइजेशन साइट, बट डिफरेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बट इनके कटिंग पॉइंट्स जो हैं, ये जहाँ से क्लीव करते हैं वो अलग हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं सेमीफर्स्ट और एक्सेमाई फर्स्ट। एक्सेमाई होता है शायद, हाँ। तो इनका, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शंस में। एज आई रिमेंबर तो यही होता है, GGCC GGGCCC। एज इनकी जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इनकी जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है वो तो सेम है, बट इनका क्लीविंग, जहाँ से क्लीव करेंगे वो अलग है। तो ये जो सेम फर्स्ट होता है ये C और G के बीच में क्लीव करता है, और ये G और G के बीच में कट करता है ना। तो इनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो सेम है एक्ट करने का, यानी इनका जो साइट है वो तो वर्किंग सेम है, बट इनका जो क्लीविंग पैटर्न है वो अलग है। अब आते हैं आइसोक्रोमर्स पे। इनका क्या होता है, इनकी जो रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है, बट इनका जो मतलब ये जो कट करके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली सेम होते हैं। स्लाइटली डिफरेंट, है ना, बट प्रोड्यूस सेम एंड्स। फॉर एग्जाम्पल, ये इम्पॉर्टेंट है आइसोक्यूडेमर्स, ये थोड़ा सा टिपिकल है समझने में और ये इम्पॉर्टेंट भी है, 3A। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है BAMHI। इनका जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है वो टोटली डिफरेंट है, NGATC और इसका GGATC। तो ये कट करेंगे यहाँ पर, बट ये चीज़ देख रहे हैं आप, इन दोनों का ही जो प्रोडक्ट है कलेक्टिवली वो यही मिल रहा है हमें, है ना। ये सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट इनकी जो रिकॉग्नाइजेशन साइट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो जैसे ये है, इसका जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है ये 4 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है, 4 बेस पेयर को रिकॉग्नाइजेशन साइट है इसकी, और ये इसकी BAMHI की 6 बॉन्ड पेयर की,
या बेस पेयर की, बॉन्ड पेयर सॉरी, बेस पेयर की रिकॉग्नाइजेशन साइट है। आई गेस आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, आइसोसाइजोमर्स, नियोसाइजोमर्स और आइसोकोडोमर्स। हमने ये तो देख लिया, ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहे हैं। अब हम ये देखें कि इनका क्लीविंग पैटर्न होता क्या है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, इनका क्लीविंग पैटर्न क्या है, ये कैसे कट करते हैं। तो अब चलिए वो देखते हैं हम लोग, क्लीविंग पैटर्न। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये दो तरीके से क्लीव करते हैं। पहला है फ्लश कट, दूसरा है स्टैगर्ड कट। बेसिकली फ्लश कट का मीनिंग होता है ब्लंट एंड, लोग इसे ब्लंट कट भी बोल देते हैं। और स्टैगर्ड कट का मतलब होता है स्टिकी एंड। अब ब्लंट एंड, स्टिकी एंड क्या होता है, ये देखिए, ये है डीएनए हमारे पास, सी 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 जी जी जी, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। जो ब्लंट एंड है ये यहाँ से क्लीव हो गया, ये यहाँ से क्लीव हो गया, हमें मिला क्या 5 प्राइम जी 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 3 प्राइम और 3 प्राइम सी 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 5 प्राइम, और इधर हमें मिला 5 प्राइम सी 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 3 प्राइम, एंड इधर हमें मिला 3 प्राइम जी जी एंड जी 5 प्राइम। तो हमें इससे ये दो प्रोडक्ट मिले इस क्लीविंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसने जी और सी के बीच में क्लीव किया और हमें ऐसे प्रोडक्ट्स मिले। तो ये ब्लंट एंड है ना। ये जो ब्लंट एंड्स हैं ये स्टिकी एंड से ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ब्लंट एंड्स आर मोर यूज़फुल, है ना। और ये फ्लश किट ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है। ब्लंट एंड मतलब ये कोई भी हैंगिंग ओवरलैपिंग कुछ भी नहीं है, दे स्ट्रेटली कट द डीएनए इन 2 सेक्शंस और वो ऐसे स्ट्रेटली ब्लंट एंड कट है। अब स्टिकी में क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास अब डीएनए है एक, ये GAATTC 3 प्राइम और 3 प्राइम CTTAAG 5 प्राइम। तो स्टिकी एंड में यानी जो फ्लैश कट होता है वो ऐसा होता है, G और A के बीच में कट होगा, इधर भी G और A के बीच में कट होगा, कुछ ऐसे दो पार्ट्स मिलेंगे हमें। GCTTAA and here we will get AATTC and G। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 5 ओवरहैंग, है ना। ये जो 5 प्राइम वाला पार्ट है ये ओवरहैंग है ना, और इधर हमें मिल रहा है 3 प्राइम ओवरहैंग, 5 प्राइम ओवरहैंग and here we are getting 3 प्राइम ओवरहैंग। ऐसा कट होता है स्टिकी एंड्स में। और स्टिकी एंड्स को लाइगेट करना, जोड़ना इज बिट डिफिकल्ट। ये जुड़ तो बहुत आसानी से जाते हैं, बट ये जिससे ज्वाइन करेंगे उस इनका जो जिससे ज्वाइन करने वाले हैं उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में मान लेते हैं हमने
कोई सैंपल भरा है ना, मान लेते हैं हमने एक्स फिल किया और हमें उसमें ये डाला, ये वाला, ये सीक्वेंस उठा के एक हमने डाल दिया इसमें। हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे x से ये जुड़ जाए। तो अगर हम x की और 1 की वैल्यू सेम सेम रखेंगे, यानी इनका रेशियो 1:1 रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जुड़ना इसका। बट अगर ये हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेशन में रखें, मतलब जिससे हम इस थिंग को जिससे जोड़ना चाहते हैं इस पोर्शन को, उसको हमें 80% ज़्यादा रखना होगा, तो ये उस टेस्ट ट्यूब में भले ही उससे जुड़ जाएगा। अगर हम उसे कम रखेंगे तो इनका जुड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग देखें तो जो स्टिकी एंड्स हैं इनका जुड़ना तो बहुत आसान है, ये बहुत जल्दी से लाइगेट कर जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम ब्लंट्स एंड को भी स्टिकी एंड्स में कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए 3 मेथड होते हैं, लिंकर, एडेप्टर और होमोपॉलीमर टेल। बट जो होमोपॉलीमर टेल है ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बेस्ट मेथड है। To convert blunt end into a sticky। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया कि ये इसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्लीविंग पैटर्न क्या होता है। अब हमें बस बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखने हैं जो कि बेसिकली डायरेक्ट एमसीक्यूज के फॉर्म में कुछ एंट्रेंस एग्जाम में CSIR, गेट, IIT जैम और ये जो BHU और JNU के जो एग्ज़ाम्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम्स है, उनमें जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैंने थोड़ा सा एक 10 मिनट की इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी है। अगर हम उसको आराम से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें उन MCQs को बार बार करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज उनमें जो भी पॉइंट्स, जो भी टॉपिक्स टच करे गए हैं वो सब हम एक जगह ही अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आरी है, ठीक है, वो जो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करती है उसमें वो 6 न्यूक्लियोटाइड या 6 BPs हैं, उस सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करती है। तो बताइए उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि व्हाट इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट, कि अब कितने टाइम के बाद वो रिपीट करेगा, यानी कितने टाइम के बाद वो कट करेगा। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला है, DNA में कितने BP हैं आपके, BP मतलब बेस पेयर, उसकी पावर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के सीक्वेंस में। ठीक है, तो अब हम बेसिकली एक क्वेश्चन देख लेते हैं इधर ही कि HIN3 है एंजाइम, वो इसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट है RS है इसकी AAAGCTT। ठीक है, तो और ये इसका ये जीनोमिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करता है। तो अब ये बताना है कि कितने टाइम के बाद ये किस साइज के कितने फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, यानी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। बेसिकली इसमें यही पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद ये रिपीट करेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें पता होता है DNA में कितने बॉन्ड पेयर मतलब बेस पेयर होते हैं, 4 की पावर क्या, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 की पावर 6, जो भी आएगा वो इसका आंसर है। ठीक है, 4 की पावर 6 आ गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है, बहुत डायरेक्ट है, सीधे हमें 4 की पावर जो भी ये सीक्वेंस दे रखा है इसे काउंट करेंगे, उसको 4 की पावर लिखेंगे, 4 × 4 × 4 6 टाइम करेंगे और जो भी आंसर आएगा मिल गया हमें आंसर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारा, ये प्रोकैरियोटिक में मिलता है या यूकैरियोटिक में मिलता है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम is only found in prokaryotes।
सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है, यूकैरियोट में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं मिलता है। ठीक है, और पूछा जाता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसकी प्रेजेंस में वर्क करता है ना, किस चीज़ की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को वर्क करने के लिए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क करते हैं प्रेजेंस ऑफ Mg+2। ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके लिए वही क्वेश्चन हैं जो मैंने पॉइंट्स बना के मैंने आपको बता दिए हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 है उसको हम लोग सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं? वाई टाइप 2 इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड आरी। तो टाइप 2 जो है मोस्ट यूज्ड इसलिए है बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर्स एटीपी की नीड नहीं है टाइप 2 को वर्क करने के लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रिक्वायर्ड होता है ना। अगर और दूसरी पॉइंट, एक और पॉइंट है, each restriction enzyme only recognize the same palindromic sequence। irrespective or regardless of source of DNA। डीएनए चाहे किसी का भी हो, डजेंट मैटर वो डीएनए बैक्टीरिया से आया है, कहीं से भी आया है, हमें कहीं से भी मिला है, बट उनका जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है वो हमेशा सेम रहेगी, वो सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। और पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइड्रोलाइसिस द पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम अ फॉस्फोडाइड टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम invader or invading DNA। Next is restriction enzymes do not cut RNA, and this is an important point। उसके बाद आता है सबस्ट्रेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। Restriction endonuclease generates 3' hydraulic and 5' phosphate ends after cutting in DNA strands। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। RE generates 3' hydroxyl and 5' phosphate। आफ्टर कटिंग डीएनए सीक्वेंस, है ना। उसके बाद restriction endonuclease makes sequence specific cut in both the strands of duplex DNA molecule। I think this is nothing to be written about। ये तो हमें पता ही है कि restriction enzyme
उन्हीं स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे कट करता है और ड्यूप्लेक्स डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पे, तो पता ही है। उसके बाद वो इसको छोड़ते हैं, दूसरा पॉइंट्स लिखते हैं, अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलवेज कट्स द डीएनए टू लीव सेम सीक्वेंसेस एट द एंड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द two DNA strands at slightly different point within their recognition site to make a stick end। ये लिख देते हो, some RE cut to DNA stands at slightly different point to generate sticky ends। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको बायोलॉजी के और लेसन्स पढ़ने हैं तो डू फॉलो माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू।